बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज कोर्ट रिपोर्टर सैयदा सबीन शहबाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज वफाकी आईनी अदालत में ये भी कवरेज कर रही थी और मैं भी वहाँ मौजूद था, तो सोचा कि अलग अलग वीडियो करने के बजाय इकट्ठी एक वीडियो कर ली जाए ताकि दोनों से ही सब लोग फैजियाब हो सके। अच्छा, हुआ ये नाज़रीन कि आज सस्ते और तेज तरीन इंसाफ की एक मिसाल हमने देखी कि जो आईनी अदालत बनाने का मकसद था कि फौरी फौरी इंसाफ देना, फौरी फौरी, देर नहीं लगानी किसी कम भी। तो वही आज काम किया आईनी अदालत ने। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से 5 जिनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत साहिबा, उन तमाम की अपीलें थी। उन्होंने, जैसे हमने पहले आपको बताया था, एक मुतफर्रिग दरखास्त भी दायर कर रखी थी जिसमें यह सदा की गई थी इंट्रा कोर्ट अपीलें जो यहाँ पे आई है सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें वापस सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल किया जाए। अब उनका क्योंकि कोई वकील नहीं था, वो पेश नहीं हुआ उनकी तरफ से, वो होता तो वो अदालत को बताता कि जनाब हमारी ये इस्तदा है। उनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, गोया उन्होंने लेजिटिमेसी एक तरह से नहीं दी आईनी अदालत को, एक तरह से दे भी दी दरखास्त दायर करके, दूसरी तरीके से नहीं भी दी पेश होके। इसलिए उनकी जाने से कोई पेश नहीं हुआ, तो इंट्रा कोर्ट अपीलें उनकी बगैर अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दी गई। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि इमरान खान का भी जिक्र हुआ इस अदालत के अंदर, क्योंकि मोहम्मद इदरीस अशरफ साहब जो इमरान खान के वकील थे, जिन्होंने पहले ही इमरान खान की पिटीशन को डिसऑन किया था, कहा था कि जिसमें कोर्ट पैकिंग का जिक्र था, जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने डिसऑन कर दिया था इमरान खान की मेन दरखास्त को, मेन केस के अंदर, और कहा था कि जी मैंने ड्राफ्ट नहीं की, ये शुएब शाहीन साहब ने ड्राफ्ट करके मुझे दी थी और शुएब शाहीन साहब ने ही इदरीस अशरफ को इस केस में वकालत के ऊपर लगाया था, क्योंकि ज़ाहिर खुद तो वो अवेलेबल नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन दिनों में वो मौजूद थे यहाँ पे। अलबत्ता इदरीस साहब ने आज कहा कि जी मेरी क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और अदालत ये हुक्म दे कि मेरी उनसे मुलाकात हो ताकि मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकूं। जैसे के आगा ने पूछा कि हाँ, जब आपने पिटीशन दायर की हुई है तो आपको इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत ही क्या है, जब आपने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये अपील दायर किया तो फर्दर क्या आप इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो मौजूदा सूरत हाल है अपने क्लाइंट के इल्म में लानी है, क्योंकि मेरा उनसे रब्ता नहीं है, वो डियाला जेल में कैद है। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से कहा गया, जो चीफ जस्टिस है वफाकी आईनी अदालत के, उन्होंने ये कहा इदरीस अशरफ साहब को कि जिस अदालत ने उन्हें जेल भेजा है, जिस अदालत के थ्रू सारा काम हो रहा है, उसी अदालत से आप रुजू करें मुलाकात के लिए। हम किसी को मुलाकात करने का हुक्म नहीं दे सकते, जिस अदालत के वो तहत गए हैं जेल में, वही उनसे आपका रब्ता करवा सकती है। वो रोस्टम साइड पे बाकी अपीलें कॉल हुई, कराची बार की और लाहौर बार की दूसरी, वो अदम पैरवी पे सारी खारिज होती गई। इमरान खान साहब की में उनको टाइम मिला है अब इमरान खान से मुलाकात करने का, और इसके अलावा एक मोहसिन नामी कोई वकील है जिनकी जानिब से इन्होंने दरखास्त दायर की थी, 2 दरखास्तें में वो वकील थे, उनकी जानिब से भी, क्योंकि वो उनकी भी डिसमिस नहीं हुई, तो जजेस ट्रांसफर केस में अभी तक जो कह लें बाकी दरखास्तों की हद तक तो जजेस ट्रांसफर को, डोगर साहब की ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया गया, सीनियरिटी को भी दुरुस्त करार देने का फैसला इन अदालत ने बरकरार रखा है। सिर्फ इमरान खान साहब की दरखास्त अभी पेंडिंग, और मोहसिन साहब की देखते हैं कि वो अब इंस्ट्रक्शंस मिलती है या नहीं है, दोबारा लगती है तो ये भी एज इट इज खारिज होगी। सबीन शहबाज साहिबा, जरा अदालत का माहौल बताएं कि क्या माहौल था उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही थी, जजेस के एक्सप्रेशंस क्या थे? फुल कोर्ट का आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट था, पहला लार्जर बेंच था, 6 रुकनी बेंच था, पहला लार्जर बेंच था। लेकिन आज ये बुकला की इतनी अदम पेशी कि जब कोर्ट शुरू हुई तो पहला केस था वो सामित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वाला, वो वाला केस था, और उस केस में वकील ने ये कहा जी कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए केस को, ये उस पिटीशन जो है उस आर्टिकल के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो अमीरुद्दीन खान साहब ने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि आप जो एंड पे जो ऑर्डर लिखा है उसमें कहा जी कि आप डिसाइड ये कर लें कि आपने दलील हमारे सामने देने हैं या आईनी अदालत के सामने देने हैं या सुप्रीम कोर्ट के सामने देने हैं। तो खैर वो उसका जवाब देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर कोर्ट के माहौल की बात की जाए तो सहाफियों के अलावा मेरा ख्याल है मजमूई तौर पर 6 या 7 वकील मौजूद थे, और उनमें भी एक आध वकील, एक तो इदरीस अशरफ साहब थे, एक दो वकील जो है वो और थे, और वो सारे वकील वही थे जो हाई कोर्ट से शौकिया आप कह लें कि आईनी अदालत को देखने आए थे कि आईनी अदालत का पहला लार्जर बेंच उसका माहौल कैसा होगा। बात रही जजेस के हवाले से तो बॉडी लैंग्वेज की जरा बात कर लेते हैं। अमीरुद्दीन खान साहब जिस दिन से आईनी अदालत में गए ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ना एक कॉन्फिडेंस उनका एक अलग है, पहले दिन से कॉन्फ्रेंस उनका अलग। आज पहला लार्जर बेंच को लीड कर रहे थे, महसूस ये हुआ कि हसन जरीजी साहब उनके साथ बैठे थे राइट साइड पे, तो फील ये हुआ कि हसन जरीजी साहब जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि जब आईनी बेंच में होते तो हम कहते थे कि उनके राइट लेफ्ट पे होते हैं मोहम्मद अली मजहर साहब और जमात अहमद वकील साहब, ये दोनों लीड कर रहे होते हैं।
तो आज आईनी अदालत में ये महसूस हुआ कि हसन नजर रिजवी और अब मेरा ख्याल है हसन नजर रिजवी साहब ने जगह ले ली है मंदो खेल साहब की, और मोहम्मद अली मजहर साहब की जो जगह है वो ले ली है बाकिर नजवी साहब ने, क्योंकि बाकिर नजवी साहब और हसन नजरी साहब जो है उन्होंने बेसिकली आज ज्यादातर जो सवालात हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो भी उन्होंने जो है वो दिया। लेकिन अमीरुद्दीन खान साहब का एक वो जो रिमार्क्स था ना कि इदरीस अशरफ साहब से जब उन्होंने मुकालमा किया कि जो उस अदालत से रुजू करें मुलाकात के लिए जिस अदालत ने उनको गिरफ्तार कराया, तो वो ये इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि बंदियाल के दौर में हमने तो गुड टू सी यू कह के रिहाई दिलवा दी थी, लेकिन अब रिहाई मिलती है नहीं मिलती ये देखना है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जजिस की दरखास्तों की हद तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहा है। और ये आईनी अदालत में एक नई रवायत जो है ये कायम हो रही है कि 2 दफा 3 दफा केस कॉल की जाती है, अगर कोई वकील हो या होता है या कोई साइल होता है, अगर तो वो मौजूद होते हैं कोर्ट रूम में, अगर रोस्टरूम पर नहीं आते तो दरखास्त खारिज हो जाती है। जुमे के दिन हसन नजवी साहब की कोर्ट में यही कुछ हुआ। आज जो है वो इस कोर्ट में, हालांकि मेरा अपना जाती तौर पे ख्याल ये है कि हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक करें, कुछ लोग इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि जजिस की दरखास्त थी और पहली समाअत थी आईनी अदालत में, तो मेरा ख्याल है कि उनको एक टाइम देना चाहिए था, एक मजीद समाअत तक मुलतवी कर देते कि आइंदा समाअत पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको पता था कि उन्होंने तो आना नहीं है, जिन्होंने 7वीं तरमीम चैलेंज कर दी है वो आईनी अदालत को फ्री उन्होंने बनाया था अपनी दरखास्त में। उनके वो जो अमला था वो आकर वो दरखास्त सामने वाले फैसिलिटेशन सेंटर में, सहूलत मरकज में रख के चला गया था कि जी आपकी अब आप जाने, आपके काम जाने। उन्हें पता है कि इन्होंने हमें तस्लीम तो करना नहीं, ना उन्होंने पेश होना है, लटका के क्या करना, साथ दूसरा इन्होंने अपना डिस्पोजल भी तो शो करना ना। अब देखिए आज तकरीबन 10-12 दरखास्तें थी, उनमें से 2 बची, 10 खारिज हो गई। उनके तो उसमें डाटा में आ गया ना कि आज उन्होंने 10 केस निपटा दिए। उन्होंने अपनी ये भी तो परफॉर्मेंस शो करनी है कि देखें नहीं हम किस तरीके से केस निपटाई जा रहे हैं, तो ये भी उन्होंने चीज देखनी थी। और साथ क्या कहते हैं, अदम पेशी के ऊपर खारिज करना एक रिवाज बन गया बेसिकली, जो तो कोई आम बंदा, अच्छा इस पे लेकिन एक चांस आपके पास होता है कि जो आप दरखास्त देके केस को रिस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, बहाल करवा सकते हैं कि जी मैं फलां वजह से था लिहाजा केस बहाल किया जाए। वो होता है इन जजों ने तो करवानी नहीं है, ना कराची बार ने करानी, क्योंकि सारी वो बार हैं जिनके पिछले चंद दिनों के एलामिया देखें वो सारी करारदादें हो रही हैं 7वीं तरमीम की आईनी अदालत के खिलाफ। तो लिहाजा जब वो उनके खिलाफ करारदादें पास कर रहे हैं तो अदालत ने भी रखना नहीं था। वो आपने जो पॉइंट आउट किया ना कि मजहर साहब की जगह ली है नजफी साहब ने, तो आपको याद होगा कि मंदो खेल साहब से यूं करके मुशावरत तो मीनुद्दीन साहब कम करते थे, मजहर साहब से ज्यादा करते थे। तो आज भी नजफी साहब तो उन्होंने पूछा खारिज करें, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें। तो सारी की सारी को अदम पैरवी पे यकमुश्त यक जुम्बिश कलम उन्होंने सारी की सारी जो है वो खारिज कर दी। मेरा एक सवाल आपसे, आज बुकला कम तादाद में थे, आपकी ज़ाहिर ज्यादा बुकला के साथ जानते हैं बुकला को और पता भी होता है, मुझे ये बताएं कि आज जो बुकला पेश नहीं हुए, बहुत कम बुकला हमने देखे, इसको आप ये कह सकते हैं कि आईनी अदालत को तस्लीम ही नहीं करे? क्योंकि बेसिकली जिसको तस्लीम नहीं करना चाहिए था, बैरिस्टर गौहर साहब या पीटीए, वो तो पेश हो रहे हैं, आईनी अदालत के सामने पेश भी हुए। तो आपको ये लगता है कि जो बाकी बुकला मुनीर मलिक साहब हो गए, दीगर जो बुकला आज पेश नहीं हुए, उन्होंने आईनी अदालत को मुसरत किया है, यानी अदालत के सामने पेश होना वो मुनासिब नहीं समझ रहे? देखिए ये सारे वो मुखला हैं जैसे मुनीर मलिक हैं, हामिद खान है, फैसल सिद्दीकी हैं, जिन साहब ने 26वीं तरमीम के खिलाफ भी बहुत एहतजाज किया था, अपने तौर पे प्रोटेस्ट करते हुए आईनी बेंच के सामने भी, और अब 27वीं को भी उन्होंने मुस्तरद किया था। तो दैट इज द रीजन कि वो लोग पेश नहीं हुए, ना उनके क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने उनको पेश होने का आगे देखिए मुझे तो नहीं लगता, जब केसेस लगेंगे तो पता चलेगा, वो शायद आके दरखास्त आ जाए या खुद आके कह दें कि जनाब इसको फलां जगह लगा दें। अब असल इम्तिहान कल है सलमान अकरम राजा का, कि सलमान अकरम राजा साहब कल पेश होके मतलब इस अदालत को कोई देखें वो केस क्या है। वो केस कल जब खबर आप लोगों ने चलाई ना, खबर आप लोगों ने चलाई गलत, वो खबर वो नहीं थी जो धांधली करके चलाई गई थी। बेसिकली हुआ ये था कि ट्रिब्यूनल्स में इन्होंने लगाए थे रिटायर्ड जजेस, सलमान अकरम राजा ने उसको चैलेंज किया और कहा कि जी हाजिर सर्विस जजेस को लगाया जाए। उस पर काजी फाइज की सिरबराही में बेंच ने इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि आप बैठ के एक बामानी से मुशावरत करें। अच्छा उनको टाइम दिया कि बामानी मुशावरत करके आपस में लगाएं कि जी किस जज को लगाना है किसको नहीं लगाना। इन द मीनवाइल गवर्नमेंट को बेसिकली उन्होंने टाइम दिया था, 2 दिन केस लगा के टाइम बाय करवाया गवर्नमेंट को। एक ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी कर दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया और कहा कि जनाब जिसके तहत अब रिटायर्ड जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लग सकते हैं। अब जब वो दोनों मुशावरत के लिए बैठे, आलिया नीलम साहिबा और ये जो है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिबा, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा जी आप लॉ नहीं आ गए, अब तो आपसे मुशावरत की जरूरत नहीं है, रिटायर्ड जज लगाने हम लगा लेंगे। उन्होंने कहा रिटायर्ड जज में तो हमारी मुशावरत नहीं हो, तो आप जिसको चाहे लगाएं, क्योंकि सिटिंग जज चीफ जस्टिस की मर्जी से लगता है, रिटायर्ड जज कोई भी कहीं से उठा के आप लगा दें। उसके तहत उन्होंने रिटायर्ड जजेस से ट्रिब्यूनल सारे बनवा लिए,
जिसमें कुछ के फैसले आ गए, कुछ अभी तक केस दबा के बैठे हुए, जो 4 महीने में उन्होंने फैसले करने थे। वो जो इन्होंने रेफर किया था मामला के लिए आपस में मुशावरत करें, उसके खिलाफ ये नजरसानी दरखास्त है अच्छा। सलमान अकरम राजा की, जो फिक्स हुई है। अब क्योंकि ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, चल चुके हैं, और कईयों ने तो दरखास्तें टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज भी कर दी हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सलमान अकरम राजा भी कल पेश होंगे। मुझे तो ये भी नजर आ रहा है कि वो शायद पेश ना हो, क्योंकि ये दरखास्त वैसे ही नजरसानी की तुक नहीं बनती। अब अगर वो नजरसानी कर भी दें, अदालत कह भी दे ठीक है हम अपना फैसला वापस लेते हैं, उसमें इफेक्ट क्या होगा नए कानून के तहत, क्योंकि वो जो जजेस अपॉइंट हुए ट्रिब्यूनल में वो इस फैसले के तहत नहीं हुए, वो उस लॉ के तहत हुए। जब तक वो लॉ मौजूद है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने करें कि उस लॉ के तहत हमने लगा दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने अलग से उसको चैलेंज करना तो करें। वो चैलेंज करने का फायदा ही नहीं है, इनके सामने आएगा तो उन्होंने वैसे ही कुछ नहीं करना। लिहाजा वो भी जो नजरसानी कल वाली दरखास्त है वो वैसे ही एक तरह से गैर मौसर हो चुकी है, तो मुझे उसमें सलमान अकरम राजा भी कल पेश होते हुए नजर नहीं आ रहे। गौर साहब ने तो चलो उन्होंने क्या माना छोड़ो, माना चलता है, तो वो पुराना केस चलता है, माना चलता है, और इसी चलता है का नतीजा कल हमने हरिपुर में भी देखा। यस यस यस। एक चीज देखें, कभी भी कहते हैं अपने मुखालिफ को हल्का नहीं लेना चाहिए। बदतरीन हालात थे 2024 के फरवरी में नून लीग, ठीक है। जहां नवाज शरीफ साहब, एक शहजादा गुस्त आसिफ साहब, ऐसे बंदे जिनको कह लें कितना जानता भी नहीं था दिल्ली में, उनसे वो हार गए। वहां पे यही बाबर नवाज थे जिन्होंने 1,12,000 वोट लिए थे उमर अयूब के मुकाबले में। उमर अयूब की 1,92,000 थी, इनकी 1,12,000 थी, 80,000 का फर्क था। अब क्योंकि देखिए उसी को इन्होंने लिया हल्का, जो मुश्किल हालात में 1 लाख वोट ले चुका था, उसको इन्होंने शायद जरूरत से ज्यादा हल्का ले लिया। शायद उस हल्का लेने का ही ये नुकसान हुआ कि जो कल का रिजल्ट है ना वो आया, भले ही उसमें फॉर्म 47 इन्होंने चलाया, सब कुछ किया है, लेकिन आपको इतने वोट फिर 1 लाख उसको लेने ही नहीं देने चाहिए थे। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए थी कि वोटर आपके लिए निकलता, आपको आपके वोट डालता। एक चीज तो मानने वाली है कि केपी के गवर्नमेंट की जीरो इंटरफेरेंस थी सारे मामले में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस चीज को इलेक्शन कमीशन ने भी अप्रिशिएट कल हल्का सा किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। ये जब सोहेल अफरीदी साहब को नोटिस करके तलब कर रहे थे, शर्म तब करनी चाहिए थी। उनके बयान का वो हिस्सा भी चलाते और मानते हैं कि हाँ जी आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं है, ये हमारा अमला भी कह रहा है कि आपने पुलिस से इंतजामिया ने कोई हर्डल नहीं डाली हमारे रास्ते में, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे आपसे वैरी कोई और है, साढ़ा थोड़ा मसला ही और है, साढ़े थोड़े किचन ही लेता, इसलिए हम तो आपको साथ चल नहीं सकते, लिहाजा आपको ये करेंगे। तो ये वो जो हल्का लिया ना उसका रिजल्ट कल आया। आपको क्या लगता है? हरिपुर में बिल्कुल जो सूरत हाल रही है, मेरा ख्याल है बेसिकली तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल क़यादत है ना, वो सारे इस वक्त अपने जाती मफादात के चक्रों में है। आप चेयरमैन की मिसाल ले लें, आप सेक्रेटरी जनरल साहब की मिसाल ले लें, आप किसी को भी उठा के देखें, हर बंदी की अपनी मिसाल है। मेरा जाती तौर पे मानना ये, मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन नॉमिनेट किया था इन्होंने उमर अयूब साहब की अहलिया को, तो मैंने उस दिन भी यही अपने व्लॉग में कहा था और एक दो लोगों को ये कहा था कि ये इनको नॉमिनेट उमर अयूब की अहलिया को नहीं करना चाहिए था। फिर ये सलमान अकरम साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि जो उनकी अहलिया हैं वो एक सियासी वर्कर हैं और तहरीक इंसाफ की जो है ना वो अपनी ऑन पे बड़ा काम कर रही हैं वहां पे हरिपुर में, और पीटीआई को बेसिकली हरिपुर में वो चला रही हैं। तो उमर अयूब साहब के होते हुए उनका चलाना मुझे समझ नहीं है, और दूसरा उनको नॉमिनेट करना ही नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल ये पहला गलत फैसला था। बाइकआउट ही था जो 9 मई वाली सारी सीटों में जब आपने बाइकआउट किया हुआ है तो फिर आपको बाइकआउट को कंटिन्यू रखना चाहिए, कर देना चाहिए था। बिल्कुल, हम आजहर वाले तो चले उनके वालिद की वफात की वजह से खाली हुई थी ना, वो डिफरेंट केस था। आपको 9 मई पे आपका प्रिंसिपल स्टांस बरकरार रखा कि हमने नहीं ले किसी और सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना, तो इसके ऊपर ही बरकरार रखते, कम से कम इज्जत सादात रह जानी थी। बिल्कुल रही सही कसर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कर दी। चलिए बहरहाल अब जो हो गया वो आपके सामने आ चुका।